हाउ टू चूज अ रिसर्च टॉपिक। सो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस दिन हमने जिस दिन हमारी ऑन ग्राउंड मीटिंग हुई थी, उस दिन भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि हम एक रिसर्च टॉपिक किस तरह जो है वो चूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन क्या सोचता है, हमारी थिंकिंग का प्रोसेस क्या है। ये वही चीज़ डिसाइड करती है कि हम अपना रिसर्च टॉपिक कैसे जो है वो चूज करेंगे। मैंने बोला था कि आप, अगर आप में से कोई होस्ट लाइट है, तो आप लोग होस्ट लाइट में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आप बड़ी इजीली जो है वो टॉपिक अपने हॉस्टल में रहते हुए चूज कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि आप स्लीप आवर्स अमंग द होस्ट लाइट्स एंड डे स्कॉलर, आप टॉपिक चूज कर सकते हैं। इसके अलावा बस आपने जहन में क्या चीज रखनी है, आपका कोई भी फैक्टर हो, आदर इट इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर और नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर, बट उसकी जो एसोसिएशन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ हो। बिकॉज हमारा मेन पर्पस जो है रिसर्च करने का, वो ऑलवेज ये होता है कि हम किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को, हेल्थ की किसी चीज को, उसकी एसोसिएशन देखें किसी दूसरी चीज के साथ। आइदर वो किसी ड्रग का इफेक्ट हो सकता है, आइदर वो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट हो सकता है, आइदर वो कोई रूटीन हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, और आइदर वो बायोलॉजिकल कोई चीज भी हो सकती है, लाइक कोई हमारे पास माइक्रोब हो सकता है, उसकी एसोसिएशन हम देख सकते हैं किसी डिजीज के साथ, या किसी वायरस की देख सकते हैं, किसी भी चीज की देख सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज की एसोसिएशन देख रहे हैं किस चीज के साथ। या हम डायरेक्टली किसी चीज की एफिकेसी देख सकते हैं, प्रेवलेंस देख सकते हैं, इंसिडेंस देख सकते हैं। सो या डायरेक्टली कोई डिजीज हो सकती है, या उसका किसी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर से रिलेशन हो सकता है। सो रिसर्च में हमारी मेन जो चीज है वो यही है कि हमने एसोसिएशन देखनी है किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की किसी दूसरी चीज के साथ। ठीक हो गया। सो रिसर्च टॉपिक भी हमने ऐसे ही चूज करना है। वो हम अब देखना है कि रिसर्च टॉपिक जब हम चूज करें तो हमारे पास उस टाइम बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में हों। फिर हमने जब रिसर्च टॉपिक चूज कर लिया, उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट करनी है कि उसमें से हमने सिलेक्ट कौन सा करना है। पहले हमने डिफरेंट टॉपिक चूज किए कि ये टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर डिफरेंट क्राइटेरिया को जहन में रख के हमने उनमें से एक टॉपिक, दो टॉपिक या तीन टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक कि हमने उसको सिलेक्ट कौन सा किया, वो हम काफी चीजें देखेंगे। उसके बाद जब टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमने उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है कि क्या वो टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें प्रोबेबिलिटी है भी या नहीं है। क्या हमारे जो जिस एरिया में हम वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम स्टडी डिजाइन लेके आ रहे हैं, हम स्टडी करना चाह रहे हैं, सैंपल साइज हम चेक कर रहे हैं, क्या वहां पे ये रिसर्च पॉसिबल भी है या नहीं है, तो हम वो चीज देखते हैं। फिर उसके बाद हम सारे फैक्टर दूसरे देख के तो एंड पे हम फाइनलाइज करते हैं अपना टॉपिक और उस पर जो है स्टडी स्टार्ट करते हैं। सो रिसर्च टॉपिक जब भी हमने स्टार्ट करनी है, कोई भी रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट करना, उसकी सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, तो हमारी नंबर वन चीज है ऑब्जर्वेशन। तो एवरी रिसर्चर शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर। जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, हमें अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को जरूर देखना है। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोगों को कौन सी डिजीज जो है वो कॉमन है, कौन सी डिजीज इस टाइम हमारे एरिया में कॉमन है, कौन सी डिजीज जो है हॉस्पिटल में कॉमन है। सो जब भी आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं, कोई टॉपिक की सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो आपका माइंड पूरी तौर पे शार्प होना चाहिए और आपको ऑब्जर्वर बन जाना चाहिए कि आप उस टाइम देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो आप जब भी कोई इवेंट देखेंगे, जब भी कोई चीज देखेंगे, तो आपके जहन में फौरी तौर पे एक रिसर्च टॉपिक आएगा। तो एक सीनियर थे, वो बड़ी मजे की बात करते, वो कहते थे कि जो एक रिसर्चर होता है ना, वो खाना भी खा रहा होता है ना, तो उसके जहन में यही चल रहा होता है कि यार मैं खाने से भी कोई चीज निकाल लूं, कि इसका भी कोई ना कोई जो है वो लिंक होगा। सो आप कुछ खा रहे हो, आप कुछ पी रहे हो, तो आपको ऑब्जर्वर बन के रहना है कि शायद यहाँ से भी मुझे कोई टॉपिक मिल जाए, यहाँ से भी कोई एसोसिएशन बन जाए। ठीक है। तो आप किसी स्पेसिफिक एरिया का, किसी स्पेसिफिक रीजन का, किसी स्पेसिफिक जेंडर का, किसी स्पेसिफिक जो है वो आप कह लें एज का, आप किसी भी चीज का लिंक कर सकते हैं किसी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ, आप उनमें देख सकते हैं और उसी चीज को आप अपना टॉपिक बना सकते हैं। सो ये आपने चीज देखना है कि रिसर्च जो है, जब टॉपिक को आपने चूज करना है, वो टॉपिक जो आपका एक ब्रॉड नहीं होना चाहिए, लाइक एक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए टॉपिक। लाइक आप ये कह लें जी, आपने पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में कोई चीज चेक करनी है,
तो एक तो वो साइज बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए, दूसरा टॉपिक ब्रॉड नहीं होना चाहिए। लाइक आप कह दें कि एसोसिएशन ऑफ लाइक एनी कैंसर टू द माइक्रोब्स, तो माइक्रोब कितने ज्यादा और कैंसर की टाइप्स कितनी ज्यादा है, ठीक है। सो आप इसकी कभी भी एसोसिएशन नहीं बना सकते, दोनों टॉपिक बहुत ब्रॉड है, माइक्रोब्स की कैटेगरी भी बहुत ब्रॉड है और कैंसर की कैटेगरी भी बहुत ब्रॉड है। सो जो आपका टॉपिक है इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी स्पेसिफिक, कि किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में किसी स्पेसिफिक माइक्रोब के साथ किसी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फैक्टर या नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर से वो लिंक होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आप उसके एसोसिएशन बना रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम के साथ, वो भी कोई स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो भी एक ब्रॉड चीज नहीं होनी चाहिए, ब्रॉड टर्म नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आपने टॉपिक चूज करना है, यू शुड नो कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, विच आई कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, कि क्या जो आपने टॉपिक चूज किया है इसकी प्रोबेबिलिटी है भी या नहीं है, क्या ये हमारी पॉपुलेशन जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हम सैंपल साइज सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसमें ये प्रेजेंट भी होगा या नहीं होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी रेलिवेंट टू योर फील्ड या योर फील्ड ऑफ स्टडी, कि आप जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं क्या उस चीज से रिलेटेड है। लाइक आप मेडिकल की स्टडी कर रहे हो और आप किसी केमिकल पर रिसर्च स्टार्ट कर दें, तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो रिसर्च है आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद उसके करंट ट्रेंड्स एंड हॉट टॉपिक, उसके बारे में आपको लाइक आपको ये पता होना चाहिए उस पर कितनी रिसर्चेस हो रही हैं, कितनी हो चुकी हैं, कितना वो अंडर डिस्कशन है, कि कहाँ पे उसका नॉलेज गैप है, आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद उसका कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम जो है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद वो टॉपिक भी रिसर्चेबल होना चाहिए, लाइक कोई ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिस पे ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हो, या ऐसा टॉपिक ना हो जो कि अनआंसरेबल हो, या जो कोई एक मिथ हो, वो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए कि जिसपे आप बहुत ज्यादा जो टाइम वेस्ट करो उसके बाद पता चले कि इस तरह की कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। और उसके बाद वर्ड्स और ये चीजें थोड़ी सी हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट अभी हमने थोड़ा सी ये चीजें जो है वो देख ली कि रिसर्च के टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करते हैं। बट उसके बाद हमने जो एक्चुअल चीज देखनी है वो इस तरफ आते हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, आपके इर्द गिर्द आपके वर्क प्लेस पे, आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे, उसके लिए ऑब्जर्वेशन आपको जरूरी है टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए। टॉकिंग टू द पीपल, आपके कम्युनिटी रिलेटेड, जब आप किसी दूसरे से बात करें, वो आपको अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो आपको तो लाइक अपने स्ट्रेस के बारे में मेडिकल स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि मुझे जो है वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो आपको अब उसको फौरी तौर पे आपको वो सोचना चाहिए, थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, अच्छा ये स्ट्रेस के बारे में बात करें, स्ट्रेस किस रिलेटेड है, आइदर वो होम सिकनेस की वजह से है, आइदर वो स्ट्रेस जो है स्टडी की वजह से है, टेस्ट की वजह से है, सिलेबस की वजह से, तो फौरी तौर पे आपने उसको लिंक करना है। सो स्ट्रेस इज बेसिकली आपकी प्रॉब्लम है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है, सो आपको फौरी तौर पे वो ज़हन में आना चाहिए। क्रिटिकल रीडिंग, अच्छा थर्ड आपका है, आप कोई चीज बुक रीड कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजी रीड कर रहे हैं, आपने एक जो है डिजीज जो सॉरी एक ड्रग जो है उसका साइड इफेक्ट पढ़ा है, या आपने उसका जो है कोई एप्लीकेशन पढ़ी है, क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ी, फौरी तौर पे आप सोचें अच्छा इसका ये साइड इफेक्ट है कितने % लोगों में होता है, कितने % लोगों में नहीं होता, आप उस चीज को टॉपिक बना सकते हैं। तो आपकी हमेशा जो रीडिंग है वो भी क्रिटिकल हो जाएगी, लाइक आप उसको जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू है पढ़ने का, सोचने का, देखने का, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएंगे व्हेन यू आर अ रिसर्चर। तो रिसर्चर होने का ये फायदा होगा कि आपकी हर चीज जो है बहुत डिफरेंट हो जाएगी बाकी आपके क्लास फेलो से। फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट, फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट मींस कि आपने फॉर एग्जांपल आप क्लिनिकली ओरिएंटेड पर्सन है, या आप स्टडी ओरिएंटेड पर्सन है, या आप रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन है, तो आपका जो इंटरेस्ट वाली फील्ड है वहां पे आपने ये देखना है कि वहां पे आपको क्या इश्यूज हैं और वहां पे क्या आपके टॉपिक्स जो हैं वो निकल सकते हैं। उसके बाद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क जो है उसको आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, उसके आप रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं। आप रिव्यू आर्टिकल के बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे एक वर्कशॉप के अंदर कि रिव्यू आर्टिकल कैसे हम जो है स्टडी करेंगे हमारे आर्टिकल्स को और रिसर्च पेपर्स को, और किस तरह उसमें से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, किस तरह हम उसमें से चीजें निकालेंगे, वो हम एक डिफरेंट चीज में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल गेट अ रिसर्च टॉपिक। सो ये इसका बेसिक क्राइटेरिया था। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या होते हैं, कि हम जब जो है वो कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं तो वहां से हम चीजों को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज रिसर्च गैप, और आई कॉल्ड इट अ नॉलेज गैप।
नॉलेज गैप क्या होता है, ये रिसर्च गैप क्या होता है? व्हेन यू आर स्टडीइंग अ रिसर्च पेपर, आप एक रिसर्च पेपर देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि रिसर्चर ने उसमें सारी चीजें, टेक्निक्स लिखी, हर चीज लिखी कि उसने ऐसे 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 रिसर्च की, ये उसकी में उसको रिजल्ट्स मिले। यू विल गेट अ नॉलेज गैप और अ नॉलेज हॉल कि यहाँ पे इस रिसर्चर ने यहाँ पे ये चीज मिस की हुई है। अगर आप उसके बारे में जानते हैं और आपने उसके बारे में डीप स्टडी की है, फॉर एग्जांपल आपने 10 रिसर्च पेपर पढ़े किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, तो यू विल गेट कि इस जो रिसर्चर ने इस थोड़ी सी बात इस बारे में की है, बाकी रिसर्चर्स ने नहीं की। यू विल गेट अ नॉलेज गैप कि यहाँ पे ये जो नॉलेज का सारा पूल पड़ा हुआ है, इसके दरमियान इस टॉपिक पे, इस जगह पे गैप है। तो यू विल गेट अ रिसर्च टॉपिक फ्रॉम द दैट रिसर्च टॉपिक। लाइक आपने एक रिसर्च टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर से आप एक नया टॉपिक बना लेंगे। तो आपने जब भी रिसर्च पढ़नी है या आपने रिसर्च करनी है, तो आप उसके अंदर से बहुत सारे टॉपिक चूज कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। लाइक हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे एसोसिएशन ऑफ स्मोकर्स विद द लंग कैंसर। आप लंग कैंसर पे जो है वो स्मोकर्स के साथ स्टडी करें, बट जब आपने देखा कि रिसर्चर्स ने इस बारे में ये चीजें लिखी हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो केमिकल्स हैं इनका इस चीज के साथ लिंक है कि ये लंग्स के अंदर जाके ये इफेक्ट कॉज करते हैं। तो यू विल गेट अ स्पेसिफिक केमिकल के जिसका ज्यादा इफेक्ट है लंग्स के ऊपर, और उस पर डिबेट कम हुई हुई है रिसर्च के अंदर। तो आप कहेंगे जी हम इस केमिकल का लंग कैंसर के साथ एसोसिएशन देखेंगे, तो आप उस स्पेसिफिक केमिकल को अपनी स्टडी में ले आएंगे, उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। बट वो डिपेंड करता है कि वो रिसर्च आगे सूटेबल है या नहीं है। वो हम एक्सपेरिमेंटल बेस पे देखेंगे कि हमारे पास उतना बजट है, हमारे पास वो लैब तक हमारी एक्सेस है या नहीं है। तो हम वो देखेंगे कि हमारे पास वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है। इसी तरह किसी भी दूसरी चीज को जब आप इस चीज को स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको एक नॉलेज गैप, एक रिसर्च गैप मिलेगा। सो द प्रॉब्लम और द क्वेश्चन दैट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड in the current pool of knowledge about a particular topic। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो कि उस रिसर्च पूल के अंदर एड्रेस नहीं की गई और लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं या आपके ज़हन में सवाल आ रहा है, तो इट इज अ रिसर्च गैप। तो आप उसको आप अंडर डिस्कशन ला सकते हैं, उसको आप टॉपिक के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। A certain aspect of a topic where the knowledge is deficient। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा रिसर्चर ने एक स्पेसिफिक एरिया में कम वर्क किया हुआ है, उस पर उन्होंने बात नहीं की हुई, तो आप वो डेफिशिएंट एरिया को भी एज अ टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च गैप establishes the need and importance of research topic। Identifying the research gap can help you avoid copying or patterning a prior research on your research। Like जब आप एक नॉलेज गैप को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो जितना पीछे रिसर्च में काम हुआ तो आपको कॉपी करने में और प्लेजरिज्म वाला ये मसला ही हल हो जाता है। लाइक आप कहते हैं कि ये काम तो पहले हो चुका है, मेरा काम डिफरेंट है कि यहाँ पे रिसर्चर्स ने काम नहीं किया, तो मैं इस एरिया में काम करूँ। सो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब ये काम इजी हो जाता है कि आपने एक स्पेसिफिक जो है एरिया को सिलेक्ट कर लिया, स्पेसिफिक टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया है जिसपे पहले काम कम हुआ है, तो आपको ना कॉपी करने की जरूरत है, ना रिसर्च आर्टिकल्स उतने पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सो आप उसको एक्सपेरिमेंटल बेस या ऑब्जर्वेशनल बेस पे उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया? हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई, लाइक मैंने आपको बताया कि अब रिसर्च गैप हमने ढूंढना कैसे। नंबर वन, look for a lack or insufficiency of a researches on certain topic। like आपने कोई ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा एड्रेस नहीं हुआ, गायनी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है, कोई हमारा कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है जिसपे हमारे करंट जो हमारी रिसर्चेस हुई हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा एड्रेस नहीं हुआ, हम उस पर जो है वो देख सकते हैं। टॉपिक्स ऑन विच रिसर्चर्स डिसएग्री विद ईच अदर। कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक भी आप ढूंढ सकते हैं कि जिसपे रिसर्चर जो है डिसएग्री, लाइक एक पर्सन कह रहा है कि इसकी एसोसिएशन इससे बनती है, दूसरा कह रहा है नहीं इसकी एसोसिएशन नहीं बनती, तो आप उसमें भी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट किसी एक कैटेगरी में जाके उस पर डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कुछ लोग अगर कहते हैं जी ओबेसिटी और आपके जो डायबिटीज है इनमें लिंक है, कुछ रिसर्चर्स अगर कहते हैं कि नहीं है या कम लिंक है या इतने % लिंक है, तो आप किसी एग्री और डिसएग्री कैटेगरी में जाके उस पर रिसर्च कर सकते हैं। वहां पे आप नॉलेज गैप ढूंढ के, आप वहां पे रिसर्च गैप ढूंढ के उस कैटेगरी में जा सकते हैं। लुक फॉर लिमिटेशन और सर्टेन प्रॉब्लम दैट वर लेफ्ट अनएड्रेस्ड इन अ रिसर्च। अगेन वही बात कि कोई ऐसी चीजें जिनको रिसर्चर ने अधूरा छोड़ दिया है, उनमें सेंटर में कोई गैप छोड़ दिया, आप उनको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उन पे काम शुरू करें। उसके बाद रिसर्च गैप किस तरह का हो सकते हैं? 3 तरह के गैप हो सकते हैं। नंबर 1, नॉलेज गैप, जिसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नॉलेज गैप विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि रिसर्च का मेन पर्पस ही ये है
कि हमने जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमें कोई नॉलेज मिले, कोई हमें स्पेसिफिक रिजल्ट मिले। तो अगर रिजल्ट में गैप है, कोई स्पेसिफिक एसोसिएशन नहीं रिजल्ट में बनी, इट मींस कि वो गैप हमने कवर करना, विच इज मेन रिसर्च गैप, जो कि नॉलेज गैप होगा। मेथोडोलॉजिकल गैप हो सकता है कि उसने कोई मेथोडोलॉजी नहीं सही की, उसने कोई चार्ट्स नहीं सही बनाए, अंदर उसने जो है वो बायोस्टैट पे सही काम नहीं किया, या उसने एब्स्ट्रैक्ट नहीं सही लिखा, तो कोई मेथोडोलॉजी का गैप हो सकता है, वो आप कर सकते हैं। नंबर थर्ड, पॉपुलेशन गैप और द सैंपल गैप। लाइक एक जो रिसर्च है उस पर बड़ा सैंपल चाहिए, उसने छोटा सैंपल लिया हुआ है। लाइक उसने वहां जहां उसको 500 पीपल पे रिसर्च करनी चाहिए थी, उसने 100 पे की हुई है। तो आप उस पॉपुलेशन गैप को भी देख के कि इस पे ज्यादा काम नहीं हुआ, वहां पे भी सेम टॉपिक पे जो है वो दोबारा बड़ी पॉपुलेशन पे या छोटी पॉपुलेशन पे जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ओके हो गया। सो ये था कि हमने जो है वो कैसे एक रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करना। जी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने मेथोडोलॉजिकल गैप के बारे में बताया था, तो मैं पूछना चाह रही थी कि आपने बताया कि उसके अंदर मेथोडोलॉजी में उसने गलती कर दी। फॉर एग्जांपल जो रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट है उसने गलत लिख दिया, तो मैंने पूछना था कि क्या हम उसके अंदर सिर्फ करेक्शन करेंगे इस रिसर्च के अंदर के, फॉर एग्जांपल कोई मेथोडोलॉजिकल गैप के अंदर उसने मेथोडोलॉजी में, रिसर्च का मकसद हमारा सिर्फ एक उसको करेक्ट करना होगा? नहीं, देखें हम रिसर्च कर रहे हैं अपनी, अभी हम टॉपिक को चूज करें। टॉपिक सिलेक्शन या टॉपिक को चूज करने का ये मतलब है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 100 रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं और 100 रिसर्च पेपर में एक करंट टॉपिक हमने कोई सिलेक्ट किया है, और उसके अंदर हम जब भी कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हम देखते हैं, उसके बारे में हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं कि इस पे पहले कौन सी रिसर्चेस हो चुकी। फिर हम देखते हैं कि क्या उसमें कोई नॉलेज गैप प्रेजेंट है, तो हमारा वो टॉपिक वेल एंड गुड है। नंबर 2, मेथोडोलॉजिकल गैप है, वेल एंड गुड है। पॉपुलेशन गैप है, अगर है तो वेल एंड गुड है। मतलब ये तीनों चीजें हम देखें। अब मेथोडोलॉजिकल गैप अगर है तो हमारा ये पर्पस नहीं कि हमने उस पूरी को कॉपी पेस्ट करके सिर्फ मेथोडोलॉजी से ही करनी, नो। हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, हमारा अपना सैंपल साइज होगा, हमारी अपनी सारी रिसर्च होगा, हमारा रिजल्ट उससे डिफर भी कर सकता है, जरूरी नहीं हमारा रिजल्ट भी वो है। हमने टोटल वो चीज देखनी है, बट हमारी रिसर्च काउंट भी होगी, क्योंकि पहले जिस बंदे ने रिसर्च की है उसकी रिसर्च से हमारी रिसर्च बेटर है। हमारा रिजल्ट शायद सेम आए, हमारा रिजल्ट डिफरेंट आए, हमारा सैंपल साइज सेम हो या डिफरेंट हो, हमारी पॉपुलेशन सेम हो या डिफरेंट हो, बट हमने उसकी एक चीज उससे एडिशनल की है कि हमने मेथोडोलॉजी सही यूज की है। इट मींस कि हमारी रिसर्च जो है उससे सुपीरियर हो गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये मेथोडोलॉजिकल गैप, ये नहीं कि हम उस पूरी रिसर्च को कॉपी करेंगे और मेथोडोलॉजी से करेंगे, नो। हम अपनी सैंपल स्टडी करेंगे, हमारा पूरा वही प्रोसीजर होगा शुरू से आखिर तक, बट हमारे पास ये एज होगा कि हमारी वो रिसर्च पब्लिश जल्दी हो जाएगी। हमें एक चीज एडिशनल हमारे पास मिल गई है कि हमारे पास वो गैप जो है वो हमने फिल कर दिया, ठीक है। सो हम रिसर्च कंप्लीट ही करेंगे, बट हमारे पास एक एज होगा पब्लिश करवाने में, उस रिसर्च हमारी सुपीरियर होगी एज कंपेयर टू दूसरे रिसर्चर्स के। ओके, उसके बाद रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन में जो है क्राइटेरिया क्या क्या होगा। नंबर 1, इट शुड बी रेलिवेंट टू दैट टॉपिक, कि हमारा जो रिसर्च टॉपिक हम चूज कर रहे हैं ये रेलिवेंट होना चाहिए हमारी फील्ड से, हमारी स्टडी से, हमारे जो हमने सैंपल आगे सिलेक्ट करना उससे। सो इट शुड बी रेलिवेंट। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेशन का जो आप अभी कह रही थी ना कि हम क्या उसके जो है वो जो मेथोडोलॉजी में गैप है वही करेक्ट करेंगे, नो। हमारी डुप्लीकेशन से भी अवॉइडेंस होनी चाहिए। लाइक हम पूरा कॉपी पेस्ट करके या वही नॉलेज दोबारा हम नहीं दे सकते। लाइक लंग कैंसर पे पहले बहुत सारा नॉलेज जो है लिखा जा चुका है, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, हम ये नहीं कर सकते वही बातें अपने वर्ड में लिख के जो है वो बता दें, नो। हम उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीजें लेके आएंगे, थोड़ी सी डिफरेंट स्टडी लेके आएंगे, हम उसमें परसेंटेज का डिफरेंट डालेंगे, हम उसमें जो भी है, लाइक हम उसकी स्टडी अपनी बाइस नहीं बनाएंगे कि स्पेसिफिक उसी तरफ लेके जाएं जिस तरफ किसी रिसर्चर ने पहले जो इशारा किया हो। हम अपनी स्टडी करेंगे, उसके अपने रिजल्ट्स बनाएंगे। सो कोई भी ऐसा नॉलेज जो है वो डुप्लीकेट ना हो कि जो लगे कि किसी रिसर्च की कॉपी पेस्ट की हुई है। फिजिबिलिटी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि हमारे एरिया में, हमारे सैंपल में, हमारे बजट में, हर चीज में फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सैंपल अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें, टाइम से रिलेटेड, सो ये सारी चीजें फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी,
अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बैन होते हैं हमारे जो आइन है, हमारा लॉ है, उसके अंदर कि आप इन चीज़ों पे जो है वो जो है टॉक नहीं कर सकते, इन पे जो है स्टडी नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हमें वो फॉर ज़हन में होनी चाहिए कि इन चीज़ों पे जो है हम बात नहीं कर सकते, इन चीज़ों के बारे में हम बात नहीं पूछ सकते किसी से। सो ये आपको पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी प्लस WHO रिकमेंडेशंस एंड ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे भी जो चीज़ एक्सेप्टेबल हो वो चीज़ हमें टॉपिक को चूज करना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन, जो हमारा रिजल्ट मिला है, हमें रिजल्ट निकला है रिसर्च से, ऐसा कोई रिजल्ट ना निकले उससे या ऐसा कोई टॉपिक हम सिलेक्ट ना करें कि जिसकी आगे कोई एप्लीकेबिलिटी ना हो। लाइक हम कोई ऐसी चीज निकाल दें कि ना वो क्लिनिकली ओरिएंटेड हमारे पास एक्सेप्टेबल हो, ना उसका कोई वैसे फायदा हो, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए। ठीक हो गया। अर्जेंसी ऑफ डाटा नीडिंग, हाँ कोई ऐसा टॉपिक जो है, फॉर टॉपिक्स लाइक कोविड के बारे में पिछले साल बहुत सारी रिसर्च हुई, लास्ट ईयर जो भी बंदा रिसर्च करना चाहता था वो कोविड पे करता, उसकी पक्की की पक्की पब्लिश होनी थी। बिकॉज उस टाइम आप कोई भी चीज कोविड से रिलेटेड बताते तो वो एक्सेप्टेबल थी, उसके बारे में चाहे मिथ्स थी, उसके बारे में कोई भी चीज थी, मिथ्स को आप करेक्ट कर रहे थे, बिकॉज तब ये हॉट टॉपिक था, उस टाइम बहुत ज्यादा केसेस थे, उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। उस टाइम कोई भी बंदा 2020 के अंदर, खासतौर पे जो अर्ली टाइम था उसके अंदर रिसर्च करता तो फौरी तौर पे उसकी पब्लिश भी होती, उसके बारे में उसको जो है क्रेडिट भी पूरा मिलता। ठीक हो गया। एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपकी जो एथिकल कमेटी होती है, आपने जब भी किसी स्टडी को डिजाइन करना है तो स्टडी डिजाइन देखना है और उसके बाद उसको सैंपल सेलेक्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी, अपने हॉस्पिटल जहाँ पे आपने वो काम करना है, सैंपल कलेक्ट करना, उसकी एथिकल कमेटी से जो परमिशन रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आप जिना हॉस्पिटल में काम करना चाह रहे हैं, आप शेख ज़ायद में करना चाह रहे हैं, म्यू में करना चाह रहे हैं, आप गंगाराम में करना चाह रहे हैं, कहीं भी आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप एथिकल कमेटी के पास जाएंगे कि जी हम इतने पेशेंट पे जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं, हमें इस आपकी परमिशन चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक आप जो है टीम आपकी मेल की और आप गायनी वार्ड में जाना चाह रहे हैं, तो एक एथिकल कमेटी हो सकता है आपको परमिशन ना दे, या रिलीजन से रिलेटेड कोई एथिकल इस तरह की प्रॉब्लम हो, सो एथिकल कमेटी के पास आपको जब परमिशन लेने जाना, तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि एथिकल कमेटी उसको रिजेक्ट कर दे, या एथिकली वैसे वो टॉपिक ऐसा हो कि जिसपे स्टडी ना की जा सके। सो ये आपका क्राइटेरिया है इसके बारे में। सेल्स फॉर रेटिंग रिसर्च टॉपिक्स, ओके। रेलिवेंस जो है, अगर रेलिवेंट है, नॉट रेलिवेंट है 1, रेलिवेंट है या वेरी रेलिवेंट है 1 2 3। डुप्लीकेशन, ये आपका इसी तरह जो हमने पीछे क्राइटेरिया सारे पढ़े हैं, ये उसके बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है, उसकी रेटिंग है 1 2 3 क्या। ओके, नेक्स्ट है जी साइनॉप्सिस राइटिंग। व्हाट डज साइनॉप्सिस राइटिंग मीन? सिनॉप्सिस राइटिंग मीन कि आप जो पूरी रिसर्च कर रहे हैं, आपने उसको वर्डिंग में कैसे लिखना है और कैसे प्रेजेंट करना है, दिस इज सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस बेसिकली ब्रीफ आउटलाइन ऑफ योर सिलेक्टेड टॉपिक। इसमें क्या क्या होगा? नंबर 1 टाइटल होगा, टाइटल कैसे लिखेंगे, क्या चीजें उसमें होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके, ऑपरेशनल डेफिनेशंस होंगी, कोई उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कोई ऐसी चीज उसको हम डिफाइन करेंगे। मटेरियल एंड मेथड होगा, कौन से हमने मेथड यूज किए, कौन सा सैंपल सेलेक्ट किया, क्या चीजें की। डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स होंगे एंड रेफरेंसेस होंगे। सो दिस इज हाउ यू विल कंपाइल योर रिसर्च टॉपिक into words or into a file। किस तरह हम करेंगे? दिस इज सिनॉप्सिस राइटिंग। नंबर 1 टाइटल। टाइटल जब भी आपने किसी टॉपिक का लिखना है, इट शुड रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। मतलब इसको स्पेसिफिकली पता हो कि जो आप ऊपर टाइटल लिख रहे हैं, आप पूरी रिसर्च का जो रिजल्ट निकालने वाले हैं, जो आपका पीछे ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च को करने का पर्पस है, वो आपका टाइटल रिफ्लेक्ट करे। ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा था कि स्मोकर्स की एसोसिएशन विद द लंग कैंसर, सो आपका टाइटल जो है, इट शुड बी the association of smokers with the lung cancer or the probability of lung cancer among smokers। सो आपका टाइटल रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इसके पीछे स्टडी में ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्मोकर्स के अंदर हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितने परसेंट जो स्मोकर्स हैं उनमें प्रोबेबिलिटी है कि वो लंग कैंसर के अंदर जो मुब्तला हो। ठीक है। नंबर सेकंड, आइडली रिटन आफ्टर होल सिनॉप्सिस हैड बीन रिटन। क्यों? इसकी रीजन ये है कि जब आप पूरी की पूरी रिसर्च लिख ली है, तो आपको एंड पे चीजें अंदर से पता चलेंगी, अच्छा ये चीजें हैं, तो आपने टाइटल एंड पे लिखना होता है।
ये नहीं कि आप टाइटल पहले चूज, अच्छा ये मेरी स्टडी है तो ये मैं टाइटल लिखूं, नो। टाइटल जब आप पूरी स्टडी कर चुके हैं, आपको ऑब्जेक्टिव समझ आ गया है, आपको हर चीज समझ आ गई, उसके बाद आप टाइटल उसका चूज करें। जस्ट लाइक हम मैट्रिक या एफएससी में पढ़ते थे कि आप एक पैराग्राफ पढ़ते थे, उसकी आप स्लीज करते थे उर्दू में, उसके बाद आप कहते थे इसका उन्वान चूज करें, ठीक है। तो वो जो उन्वान आपने लिखना होता था, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ के लिखना होता था कि इस पूरे पैराग्राफ में बात क्या की गई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सिमिलरली रिसर्च के अंदर हमने पूरी रिसर्च करनी है, उसको लिखना है, उसके बाद हमने देखना है कि जी इसका जो सबसे ज्यादा सूटेबल टाइटल है वो क्या बने, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, कि जो टॉपिक आप जो है चूज किया है आपने, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड होना चाहिए। लाइक आप लंग कैंसर के बारे में बता रहे हैं, पहले आप लंग कैंसर को एक्सप्लेन करें, व्हाट डज लंग कैंसर, ठीक है, लंग कैंसर क्या है, उसके बारे में क्या क्या चीजें, वो सारी आप डिस्कस करेंगे। नंबर 2, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस या नीड ऑफ द स्टडी। आपने जो टॉपिक चूज किया, जो टॉपिक सिलेक्ट किया, उसकी जरूरत क्या, क्या वहां पे नॉलेज गैप था, क्या नॉलेज डेफिशिएंट था, क्या वहां पे कोई रिसर्च गैप था, क्या वहां पे रिसर्च कम हुई थी, आपने कोई नई चीज बताई उसके अंदर। सो उसकी नीड ऑफ स्टडी आपको वहां बतानी पड़ेगी कि आपने ये स्टडी क्यों की। तो ये एक्चुअली जब आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख रहे होते हैं, जब आपकी कमेटी, एथिकल कमेटी कह लें, या फिर आगे रिसर्च जो पब्लिश होती है, जितने भी जर्नल्स है, सबसे ज्यादा वो ये 2 चीजों पे जो है वो देखते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है और आपके जो है ऊपर टाइटल क्या, ये 2 चीजें वो मेन देखते हैं। बाकी भी चीजें देखते हैं, प्रोबेबिलिटी हर चीज की, बट ये 2 मेन चीजें बता रही होती है कि आपकी पूरी रिसर्च का पर्पस क्या। अगर आपने नीड ऑफ स्टडी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया एंड आप उसको डिफेंड कर पाए, इट मींस कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है। क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। ये दोनों चीजें भी, एक तो नीड ऑफ द स्टडी ना, कि क्यों की रिसर्च, फिर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपने अगर की है, उसकी जरूरत थी, तो आपने उसके पीछे पर्पस क्या, आप उसके पीछे ढूंढना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, इट इज ऑब्जेक्टिव। एंड नेक्स्ट के उसका जो रिजल्ट आएगा, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, क्या उसका कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा, ये आपने उसके बाद देखना है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने इंट्रो बैकग्राउंड भी हम लिख सकते हैं, उसके बाद हम जो है इंपॉर्टेंस भी उसकी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो अब हमने लिखने, ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताना चाहिए। जब भी आपने ऑब्जेक्टिव लिखनी है तो आपने ऐसे नहीं लिख देना कि जो है मैं जनरली जी इन ये मैं स्टडी करना चाह रहा था, इसके पीछे ये पर्पस था कि मैं जो स्मोकर्स हैं उनके दरमियान देखूं कितने % जो है वो लंग कैंसर उनके एसोसिएशन है। नो, जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, इसका सिंपली निमोनिक है आपका स्मार्ट। Number 1, it is sufficiently specific, specific to that association. It should be measurable, it should be achievable, it should be relevant and it should be time bound. कि जो आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, आप वहां पे लिखें कि मैंने जो है अपनी स्टडी, अपना जो पूरा रिसर्च की चीज है वो इस जगह पे की, उसका ऑब्जेक्टिव आप लिख रहे हैं इस जगह पे की, यहाँ पे इस तरह के पेशेंट थे, आपने सबसे पहले स्पेसिफिक किया कि इस जगह, लाइक मैं जिनाह हॉस्पिटल को स्पेसिफिक कर, फिर आपने स्पेसिफिक किया इस वार्ड में की, उसके बाद आपने कि इतना सैंपल साइज था, ये उसकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ये हमने वो अचीव किया, इस चीज से ये रेलिवेंट है और इतने टाइम के अंदर किया। ये आपके जब ऑब्जेक्टिव पूरा बताएंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने इतनी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीज को स्टडी किया कि इतने लोगों में इतने टाइम में इस जगह पे ये स्टडी की कि उनमें ये एसोसिएशन है या नहीं है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। सो आपने जब भी ऑब्जेक्टिव लिखना है, आपने ये 5 चीजों को जहन में रखना है कि आप ये 5 चीजें ऑब्जेक्टिव के अंदर मेंशन करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव जो है ये किस तरह लिखना है, इट शुड स्टार्ट विद एन एक्शन और अ वर्ब। आप क्या एक्शन यूज कर सकते हैं, टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव, टू एसोसिएट दिस प्रॉब्लम विद दिस फैक्टर। सो आपने इसको जब लिखना है कि आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, तो आप उसको एक वर्ब से स्टार्ट करेंगे। इट शुड बी मेजरेबल एंड स्पेसिफिक, ऑलरेडी बता दिया। इट शुड बी क्लियरली डिफाइन एंड द इंटेंट ऑफ रिसर्चर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, इसमें आपकी इंटेंट शो हो कि आपने ये रिसर्च की क्यों, ये है नीड ऑफ स्टडी, आपका इस रिसर्च के पीछे पर्पस क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव। सो इंटेंट ऑफ रिसर्चर जो है, क्या रिसर्चर का ये मकसद तो नहीं है कि वो 2.5 मार्क्स ले ले, ये मकसद तो नहीं है। सो आपकी जो इंटेंट है उसके पीछे, वो उस ऑब्जेक्टिव में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आपका पर्पस ये है कि मेरी कम्युनिटी को ये फायदा,
मेरी कम्युनिटी के लिए ये चीज बेटर हो, या मैं ये इस डिजीज के बारे में ये नई चीज बता सकूं। दिस इज योर इंटेंट। शुड आइडेंटिफाई ऑल द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द रिसर्च। अच्छा, आगे इसकी एग्जांपल। अच्छा, एग्जांपल क्या है? टू फाइंड द प्रेवलेंस ऑफ दिस, prevalence of disease, to find the prevalence of malaria, to find the prevalence of dengue, to find the prevalence of covid. So this is the example कि आप किस तरह जो है उसको इंटेंट कर रहे हैं और किस तरह से उसको जो है वो बता रहे हैं। to find association between this and this, to find association between smoking and lung cancer. So ये जब आप ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्ली बता रहे हैं, फिर आपने उसमें आगे एक्सप्लेन करना है कि जी इस जगह ये सैंपल है, ये चीज है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आ गया, अच्छा हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली? टाइटल, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। वेरिएबल्स मैं आगे आपको बताता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव ये है जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग विद लंग कैंसर, दिस इज योर क्वालिटेटिव वेरिएबल के स्मोकिंग है एंड कैंसर, ये दो आपके जो है वो वेरिएबल्स। अब क्वांटिटेटिव क्या है कि आपकी परसेंटेज ऑफ कोकेन दैट कॉज स्लीप या दैट कॉज एंजाइटी दैट कॉज दिस एंड दिस, ये है आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी। सो दिस इज आल्सो अ वेरिएबल। सो वेरिएबल वो है कि जिन दो चीजों पे आप स्टडी करें, जिन दो चीजों के आप एसोसिएशन बना रहे हैं। सो इट कैन बी अ बायोलॉजिकल फैक्टर और नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर, जो भी हम वहां पे स्टडी कर रहे हैं, एक बायोलॉजिकल फैक्टर हो या नॉन बायोलॉजिकल, वो हमारा वेरिएबल होगा। वो हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनको किस तरह से डिजाइन करना। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशंस। उसके बाद हमने रिसर्च के अंदर लिखना है जी जो मुश्किल वर्ड आए हैं उनकी डेफिनेशन। लाइक हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं मॉर्बिडिटी, या एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं एफिकेसी, एफिशिएंसी, हम ये वर्ड यूज करें। सो जो हम वर्ड यूज करें हमने वहां पे उसका मतलब भी लिखना है कि इस मॉर्बिडिटी का मतलब क्या। मॉर्बिडिटी इज अ ब्रॉड टर्म। मॉर्बिडिटी का मतलब है डिजीज, कितने परसेंट जो डिजीज में मुब्तला हो रहे हैं, किस तरह की डिजीज है, किस चीज को हम मॉर्बिडिटी का नाम दे रहे हैं उस रिसर्च के अंदर। मॉर्बिडिटी जनरल टर्म में तो एक डिफरेंट चीज है ना, उस रिसर्च में मॉर्बिडिटी का क्या मतलब है हम खुद डिफाइन करेंगे। हम जो गूगल वाली डेफिनेशन है वो नहीं लिखेंगे, उस रिसर्च के अंदर हम मॉर्बिडिटी को जो खुद डिफाइन करें वो हमारी डेफिनेशन होगी। लाइक हम डिसाइड करें कितने जो लोग हैं, दिस कैन बी अ प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल केस या हॉस्पिटल स्टे, कि अगर हम डिसाइड कर ले मॉर्बिडिटी, हम इस चीज को कह रहे हैं जो 3 महीने से ज्यादा पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में स्टे करते किसी एक डिजीज से, हमारे नजदीक वो मॉर्बिडिटी है। या जो पर्सन है वो सीवियर पेन वाले, वो हमारे नजदीक मॉर्बिडिटी है। या इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन इनमें अपीयर होती है, वो मॉर्बिडिटी। सो हम खुद डिफाइन करेंगे कि मॉर्बिडिटी का क्या मतलब है। दिस इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। इसी तरह एफिकेसी, टाइम टेकन टू रिलीव द सिम्टम। एफिकेसी मीन एक तो एफिकेसी हम जनरल ड्रग के लिए यूज करते हैं या किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करते हैं। एक एफिकेसी है कि हमारे रिसर्च के अंदर एफिकेसी का क्या मतलब है कि कितना टाइम लगा वो सिम्टम रिलीव हुए, कितना टाइम लगा कि वो सिम्टम अपीयर हुए। सो ये एफिकेसी हम इस तरह डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशंस होगी। उसके बाद है हमारा मटेरियल्स एंड मेथड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि किस तरह हमने इसको समझना है, या आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है और अच्छे तरीके से इसको आपने ज़हन में रखना है। शुरू में हमारी सारी चीजें होंगी। अच्छा जी, मटेरियल हम कौन सा लेंगे और मेथड्स कौन से यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। नंबर 1 स्टडी डिजाइन। मटेरियल स्टडी डिजाइन जो है, मेंशन द नेम ऑफ अप्रोप्रिएट स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन क्या होगा, हमारा जिस चीज से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हम एक स्टडी डिजाइन करेंगे कि ये हमारे लिए इसके जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ऑब्जर्वेशनल बेस्ड है, इसमें हमारे ये पेशेंट होंगे, पर्सन होंगे, कैसे लोग होंगे, ये स्टडी डिजाइन। सेटिंग, नेम प्लेस व्हिच रिसर्च वर्क इज टू बी कंडक्टेड। अच्छा, जब आपने सेटिंग लिखनी है आपने स्पेसिफिक करना उस एरिया को। आप जिना हॉस्पिटल में रिसर्च करें तो आपने ये नहीं लिखना कि ये मैंने रिसर्च जिना हॉस्पिटल में की, नो। आपने रिसर्च की जिना हॉस्पिटल में, किसी वार्ड में की है, मेडिसिन वार्ड लिखना है, ओपीडी में की है, ओपीडी लिखना है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट किस ओपीडी में किया वो लिखना है, इमरजेंसी में किया वो लिखना है। सो इट शुड बी स्पेसिफिक कि आपने जिस स्पेसिफिक लोगों में वो स्टडी की है वो आपकी सेटिंग। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ना ये हम मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि जी मैंने जो है वो अगस्त इससे इस तक की है। इट इज
शुड बी अप्रोप्रिएट, कि हमने इसे सोचा जी इस पे 2 महीने लगेंगे तो हमने वो 2 महीने का टाइम लिखा, ठीक है। तो ये कोई स्पेसिफिक ये नहीं होती कि जो हमने लिखी एग्जैक्ट वो, तो लेकिन उसके दरमियान लाया करें, मतलब उसके करीब करीब हो, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूरेशन होगी। सैंपल साइज, हाउ मेनी पेशेंट विल बी इंक्लूडेड, इफ देयर आर ग्रुप हाउ मेनी पर ग्रुप, कि अगर आपने जो है पेशेंट्स इंक्लूड किए, आपने 10 पेशेंट किए, 50 किए, 100 किए, और आपने ग्रुप किया, आपने कहा जी मैंने 5 पेशेंट के इतने ग्रुप किए, तो कितने ग्रुप आपने किए, 10 ग्रुप किए, 5 ग्रुप किए, और उसमें कितने पेशेंट थे। लाइक आपने कहा जी मैं मेल और फीमेल के ग्रुप्स बना देता हूँ, आपने 2 ग्रुप किए, हर ग्रुप में कितने मेल और कितने फीमेल वो आपने बता दिया। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड, आपने कौन सी टेक्निक्स यूज की सैंपल कलेक्ट करने के लिए, आपने क्वेश्चनेयर बनाए, आपने इंटरव्यूज किए, आपने क्या चीज की, सैंपलिंग टेक्निक आपकी। सैंपल सिलेक्शन, सैंपल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से लोगों को आपने उसमें इंक्लूड किया और कौन से लोगों को आपने एक्सक्लूड किया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया में आपने जिन पेशेंट को इंक्लूड किया उनको क्यों किया, क्या वो रिस्क फैक्टर पे थे उससे रिलेटेड, क्या आपको अवेलेबल थे, क्या आपके लिए उनके एसोसिएशन ज्यादा बनती थी, किस बेस पे आपने उन लोगों को इंक्लूड किया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, आपने फॉर एग्जांपल आपने ओपीडी सिलेक्ट की जिना की, तो आपने इमरजेंसी क्यों नहीं सिलेक्ट की, आपने उन पेशेंट को क्यों नहीं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी आपने लिखना है कि दीज पेशेंट्स आर एक्सक्लूडेड, एंड क्यों एक्सक्लूडेड है वो आपने रीजन भी लिखना है। सो ये जो आपको नजर आ रहा है मटेरियल मेथड, ये हमारे पास सबसे मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स से जो है वो लिया गया कि जो वो रिक्वायर करते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, अ डिटेल अकाउंट ऑफ हाउ द रिसर्चर विल परफॉर्म रिसर्च, हाउ शी या ही विल मेजर द वेरिएबल्स, उसने किस तरह जो है वो इंटरव्यूज की, जो मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूँ। इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडी वेरिएबल, आपने स्टडी वेरिएबल कैसे ढूंढे, मेथड्स कौन से यूज किए, और डाटा कलेक्शन टूल्स कौन से यूज किए, लाइक आपने परफॉर्मा बनाया, क्वेश्चनियर बनाए, इंटरव्यूज किए, क्या चीजें की। सो ये कंप्लीट आपका जो है आपने इसमें एक्सप्लेन करना होता है कि क्या चीज है। उसके बाद है आपका डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, रेलिवेंट डिटेल्स नेमिंग सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड, आपने जब डाटा एनालाइज किया, वो क्वालिटेटिव डाटा था या क्वांटिटेटिव था, उसके लिए आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाए, उसके लिए आपने जो है वो टेबल बनाए, आपने उसके लिए कोई पॉलीगॉन बनाया, आपने उसके लिए जो भी चीज बनाई, जो भी आपने चीज यूज की, अगर आपने उसके लिए लीनियर ग्राफ बनाया, कोई भी आपने जो टेक्निक यूज की है, उस टेक्निक यूज करने में आपके कौन से सॉफ्टवेयर यूज हुए, बिकॉज जब आप ये सारे ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और सारे टेबल बनाते हैं, आप इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उन सॉफ्टवेयर के बारे में हम प्रॉपर एक लेक्चर बायोस्टैट का है कि हम किस डाटा के लिए कौन से टाइप ऑफ जो है वो हमारे पास बायोस्टैट यूज होगी, कौन सा उसमें चार्ट यूज होगा, कौन किस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ये सारा हम एक अलग से डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर मेंशन करनी। उसके बाद स्टडी डिजाइन, स्टडी डिजाइन हम आपका जो पहला हमारा लेक्चर हुआ इस बारे में, उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 तरह का होता है, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल हम इसलिए एक्सक्लूड कर सकते हैं कि अभी हम एक्सपेरिमेंटल बेस पे स्टडी नहीं कर सकते। नंबर 1 हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट करें किसी पेशेंट पे जाके या किसी पर्सन पे जाके। नंबर 2 हमारे पास लैब की एक्सेस नहीं है कि हम लैब में जाके कोई एक्सपेरिमेंट करें। सो इसलिए हम इसको जो है ये रैंडमाइज या नॉन रैंडमाइज जो स्टडी है इसको हम एक्सक्लूड करते हैं हमारे टॉपिक से। हमारे लिए है ऑब्जर्वेशनल और ये हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, एनालिटिकल भी हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव में नंबर 1 है केस रिपोर्ट और केस सीरीज। केस रिपोर्ट हमने जब वो पिरामिड पढ़ा था लेक्चर 1 के अंदर, जो पिरामिड ऑफ एविडेंस, उसमें आपको याद होगा कि हमने केस रिपोर्ट सबसे जो लो कैटेगरी थी एविडेंस की उसमें पढ़ा था। क्यों? क्योंकि केस रिपोर्ट क्या होता है कि कोई ऐसा केस होता है जो कि हॉस्पिटल में है, जो कि बहुत यूनिक हो, जिसके बारे में पहले डिस्कशन ना की गई हो, ठीक है। कोई ऐसी एसोसिएशन जो है वो आ जाए, लाइक कुछ देर पहले एक जो है वो केस रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, एक दोस्त ने अपने जो है वो इसमें बताया था एक सेमिनार के अंदर रिसर्च के, कि जो एक्रोमेगैली के एक पेशेंट था उसमें हिर्सोटिज्म शो हुई थी। सो एक केस रिपोर्ट था कि हिर्सोटिज्म जो है कि एक्रोमेगैली पेशेंट के अंदर थी, तो वो एक केस रिपोर्ट था। तो केस रिपोर्ट एक यूनिक केस होता है जो कि पहले नहीं देखा गया होता या कम देखा गया होता है, तो वो केस रिपोर्ट होता है। जो आप कह ले इनिशियल केसेस किसी भी जो है वो डिजीज के, लाइक कोविड के जो इनिशियल केस थे
जब वो रिपोर्ट कर रहे थे कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं और इससे रिलेटेड ये जो चीज है ये केस रिपोर्ट है। लाइक पाकिस्तान में जो कोई बाहर डिजीज है, लाइक डेल्टा वायरस भी आया तो इसका कोई केस रिपोर्ट बन सकता है, या बाहर कोई ऐसी डिजीज है जो किसी बाहर किसी अब्रॉड में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में किसी पेशेंट में शो हुई तो हम उसको केस रिपोर्ट देंगे, बट इट इज लीस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस की ये सबसे नीचे रखी जाती है। उसके बाद आते हैं सर्वे या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिस्क्रिप्टिव भी होती है, एनालिटिकल भी होती है। सो ये हम कोई सर्वे करते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चनियर फिल करवा लेते हैं इस तरह का, उसमें हमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी में पता चल जाता है अच्छा ये चीज हमें मिल गई। उसके बाद है एनालिटिकल स्टडी, उसमें भी अगेन क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी अब जो है ना वो दोनों तरह से हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, एनालिटिकल भी हो सकती है। हम जो है हम किसी चीज के एसोसिएशन अगर देख रहे हैं तो हम सबसे पहले लंग कैंसर के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें किसी नई चीज के एसोसिएशन उसमें मिल रहे हैं। पहले तो हमने सर्वे देखा ना स्मोकर्स के अंदर, कि हमने स्मोकर का जो सर्वे किया, हमने देखा कि लंग कैंसर में कितने लोग वो पर्सन, फिर हमने उसके अंदर एक एनालाइज किया कि अच्छा ये जो लोग हैं जो स्मोकर्स हैं उनमें जो इतने पैक जो है वो पीते हैं स्मोकिंग के, वो जो है हमने उसको एनालाइज किया कि इतने जो पैक जो है पर ईयर, 2 पैक पर ईयर, 5 पैक पर ईयर जो पीते हैं उनमें ज्यादा जो है वो चांसेस है, तो हमने उसको एनालाइज किया। सो जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है एनालिटिकल भी हो सकती है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। उसके बाद केस कंट्रोल स्टडीज एंड कोहोर्ट स्टडी जो है ये जो है हमारे लेवल पे नहीं पॉसिबल होती, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं, ये भी एक्सक्लूडेड वाले केसेस के अंदर शामिल होती है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो आप साथ साथ लिख सकते हैं। अच्छा जी, सैम्पलिंग मेथड या सैम्पलिंग टेक्निक्स कि आप अपना सैंपल जो है वो किस तरह कलेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, और हम प्रेफर करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि रिसर्चर जो होता है वो कभी भी बाइस्ड नहीं होता। जब उसने रिसर्च करनी होती है किसी टॉपिक पे तो वो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को चूज नहीं करता, वो स्पेसिफिक लोगों को चूज नहीं करता, और वो स्पेसिफिक जो है वो जेंडर को चूज नहीं करता, स्पेसिफिक एरिया को चूज नहीं करता कि मैं सिर्फ इन्हीं लोगों से लूं। जब वो किसी चीज को स्पेसिफाई करता है तो अपनी रिसर्च की बेस पे करता है, एनालिसिस की बेस पे करता है कि ये चीज इससे एसोसिएट कर सकती है, बट वो अपनी पर्सनल चॉइस की बेस पे किसी चीज को नहीं चूज कर सकता। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, आपने एक एरिया को चूज किया जो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल है और आप वहां पे जा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी। ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको यही बताने लगो कि क्यों हम इसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि हम एक आउटडोर पेशेंट जो गए वहां पे ओपीडी में गए हैं डिपार्टमेंट में, या फिर हम किसी स्पेसिफिक जो है वार्ड में चले गए, वहां पे हमने क्या किया, हमारे सामने बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हमने उनको कोई स्पेसिफिक कोड मेंशन कर दिया, इसका कोड 1 2 3, या उसको कोई सीरीज नंबर कर दिया, या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सीरीज नंबर जो है वो बता देते हैं। हम पेशेंट्स के नाम लिखते हैं, वो हमें सीरीज नंबर बता देते हैं और हम सीरीज नंबर को रैंडमली उसमें से जो है चूज करते हैं ये सीरीज वाले पेशेंट का जो मैं इनसे हिस्ट्री लूंगा, इनसे इंटरव्यू करूंगा, इनसे जो है क्वेश्चनर फिल करवाऊंगा। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये है कि आपने एक पॉपुलेशन चूज की, उसमें आपने रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, खुद नहीं, आप किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, किसी सीरीज के जरिए, या आप कह रहे जो हम सिंपली यूज करते हैं, हम कुरान अंदाजे के जरिए नाम निकाल लेते हैं या कोड निकाल लेते हैं, ये कोड हमने कर दिया। ठीक है, ये है जी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जो आके आप चूज करते हैं। नंबर 2 है आपके पास ओके क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग ये है कि आपने एक बड़ी पॉपुलेशन चूज की, आपने उनको डिवाइड किया, लाइक हमारे कैंसस होता है जैसे कि पाकिस्तान में जिसे मर्दमशुमारी भी कहते हैं, पूरे पाकिस्तान को जो पहले जो है जियोग्राफिकल रीजन की बेस पे 4 सूबों में 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता है, फिर हर प्रोविंस जो है वो डिवीजन्स में डिवाइड है, फिर डिवीजन जो है आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट जो है आगे तहसील जो है उसमें डिवाइड है, आगे वो जो विलेजेस एंड टाउन्स में डिवाइड है, फिर विलेजेस जो आगे यूनियन काउंसिल्स में डिवाइड है। सो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, क्लस्टर्स बना लिए, हमने ये सारी कैटेगरी बना के हम रैंडम क्लस्टर उठा लेते हैं कि ये 1 2 3 ये यूनियन काउंसिल उठा ली, ये उठा ली, ये उठा ली, ये है जी क्लस्टर सैम्पलिंग। उसके बाद है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज जस्ट लाइक कि आपने एक वार्ड चूज किया या एक क्लास चूज की, तो आपने क्या किया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, आपने कहा जी मैं
बेड नंबर 1 पे जाऊंगा, फिर बेड नंबर 2 पे नहीं जाऊंगा, 3 पे जाऊंगा, फिर 4 पे नहीं जाऊंगा, 5 पे नहीं जाऊंगा, ये भी अप्रोप्रिएट है। आपने क्लास चूज की 100 पीपल की, आपने कहा जी मैं रोल नंबर 1, 3, 5, 7 या रोल नंबर 1, 11, 21, 31, 41 इनके पास जाऊँ। सो दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड इट इज आल्सो रिकमेंडेड, क्योंकि ये एक बिल्कुल रैंडम है, हम कोई इसमें बायस नहीं होते, कोई चीज नहीं होती, हम रैंडमली इसमें स्टडी करें। उसके बाद है जी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम स्ट्राया या ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर हम रैंडमली ग्रुप जो है वो उठाते हैं, जस्ट लाइक हम क्लस्टर उठाते हैं उसी तरह ही होता है। सो इसको प्रेफर इसलिए करते हैं प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी जो बायस जो है वो स्टडी नहीं होगी। इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि हम जो है वो एसोसिएट पेशेंट की तरफ पहुंच सकेंगे, और कोई ऐसा हम जो है मेथड यूज नहीं करेंगे जिससे हमारी सर्जरी रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है उसमें क्या होता है, कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट सैंपलिंग क्या है कि हमने एक टॉपिक को चूज किया, हम अपने फ्रेंड्स के पास चले गए, हमारे लिए कन्वीनियंट है ना, हम अपने फ्रेंड के पास जाए, उससे क्वेश्चनर फिल करवा लें, हमारे पास कन्वीनियंट है। तो अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जरूरी नहीं हमारे जो फ्रेंड्स है उनमें वो डिजीज हो, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी ये है कि उस डिजीज से रिलेटेड नई पेशेंट भी हो सकते और वो रिस्क पे नहीं भी हो सकते। प्रोबेबिलिटी ये है कि हम अगर जो है वो हॉस्पिटल में गए हैं या कोई स्पेसिफिक एरिया में गए हैं जहाँ पे वो डिजीज है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा लोगों को वो होगी। जबकि हम नॉर्मली किसी लोगों में जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में जा रहे हैं, तो नॉन प्रोबेबिलिटी ये है कि वो कन्वीनियंट मेथड है, बट हम फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उनमें वो डिजीज होगी या नहीं होगी। उसके बाद है जजमेंटल और पर्पसिव सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग ये है कि हम रैंडमली हम देख रहे हैं, अच्छा जी लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो आदमी है ना, इसमें ये डिजीज हो सकती है, तो मैं जजमेंटल होकर उससे जो क्वेश्चन फिल करवा रहा हूँ। उसके बाद स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग इज जस्ट लाइक, हम इसको प्रॉपर्ली भी स्टडी करेंगे कि हम जो है रैंडमली जो है अपना क्वेश्चन जो है वो फिल करवाते हैं, बहुत सारे लोग वो फिल करते हैं, तो उसमें हमारे पास आता है। उसके बाद आ जाती है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हम जो है खास तौर पे उन्हीं डिजीज वाले लोगों के पास चले जाते हैं जिनका हमें कंफर्म होता है। सो उसमें भी कोई हम स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं ढूंढ सकते। सो नेक्स्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग, जो कि प्रेफर भी मतलब प्रेफर कह रहा हूँ, हमारे आमतौर पे फॉलो भी की जाती है। स्नोबॉल सैंपलिंग इज जस्ट लाइक आप व्हाट्सएप स्टेटस पे या सोशल मीडिया पे जो क्वेश्चनेयर लगाते हैं, आपने एक स्टडी की, आपने क्वेश्चनेयर लगाया, ये रिकमेंड नहीं की जाती, बट हमारे लिए कन्वीनियंट है इसलिए हम कर लेते हैं। देखिए हम स्टडी इन दोनों चीजों से कर सकते हैं, बट प्रेफर हम इसको करते हैं, बट अगर ये नहीं पॉसिबल तो हम इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, सो ये जो दोनों चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये दोनों पॉसिबल है, हम इन दोनों पे काम कर सकते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है जी, हम अपना कोई क्वेश्चनर बनाते हैं, हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, हमने अपने दोस्त को फॉरवर्ड किया जी, आपने ये खुद भी फिल करना और अपने दोस्तों से भी फिल करवाना। हमने जी 3 दोस्तों को सेंड किया, उन 3 दोस्तों ने आगे अपने 2-2 दोस्तों को सेंड कर दिया या एक दोस्त को सेंड कर दिया, उन्होंने कहा जी खुद भी फिल करो, अपने दोस्तों से भी फिल करवाओ। सो ये देखें, ये चेन बढ़ती जा रही है और एंड पे हमारे पास सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया। लाइक हमने 10 बंदों को सेंड किया और हमारे पास सैंपल साइज हो गया 50 लोगों का, हमारे पास सैंपल साइज हो गया 100 लोगों का। सो वो आगे फॉरवर्ड की जा रहे हैं आगे वो 50 लोगों से, 10 लोगों से, 5 लोगों से फिल करवा रहे हैं, तो हमारे पास सैंपल साइज बड़ा होता जाएगा। सो दिस इज स्नोबॉल टेक्निक, कि हमारे पास स्नो आती जा रही है और वो बढ़ते जा रहे हैं, सैंपल साइज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज स्नोबॉल टेक्निक। ओके जी, लास्ट पे हमारे पास सैंपल साइज कैलकुलेशन। हम सैंपल साइज को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हमें कितना साइज जो है वो रिक्वायर है, कितना साइज हम जो है वो प्रेफर करते हैं। सबसे पहले ऑर्बिट्रेरी रूल, रूल ऑफ थंब इसको कहते हैं। हम 5 या 10% सैंपल फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। लाइक हमारा ये है कि इतनी पॉपुलेशन जो में जो है ये चीज हो सकती है, उसमें से 5 to 10% हम रैंडमली चूज कर लेते हैं। सो ये हमारे पास ऑर्बिट्रेरी सैंपल साइज कलेक्शन है। दूसरा है जी कन्वेंशनल मेथड। हम देखते जी पहले कितने जो है रिसर्चर ने काम किया, हम देखते हैं उन्होंने कितने कितने पॉपुलेशन सेलेक्ट की। लाइक किसी बंदे ने अगर स्मोकिंग वाली चीज में काम किया, उसने 500 लोगों को चूज किया, हम देखते हैं अच्छा इसने 500 किया, दूसरे ने 400 किया, तीसरे ने 600 किया, तो हम सबका एवरेज सा निकाल के कन्वेंशनल मेथड के थ्रू सोच लेते जी इतना। थर्ड है जी स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट मेथड। हम देखते हैं कि हमने किस तरह का डाटा लिखना है, किस तरह का डाटा रिक्वायर है, हम उस पूरे डाटा को कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट निकालते हैं, एंड दिस इज रिकमेंड, कि हम इसको रिकमेंड करते हैं कि हम खुद से सारी चीजें देखें हमें कितना सैंपल साइज रिक्वायर है। एंड लास्ट नंबर पे कॉस्ट बेनिफिट,
कि टेक एज मच एज सैंपल एज यू कैन अफोर्ड, कि हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, कितना हमारा बजट जो है, तो उसके अकॉर्डिंग। एंड इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड, हम अपना बता सकते हैं जी हम स्टूडेंट हैं, हमारा इतना बजट था, हम इतने लोगों तक इजीली अप्रोच कर सकते थे, सो हम उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो चूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमारा टॉपिक कैसे सिलेक्ट होगा, एक ओवरव्यू दिया आपको, हम साइनॉप्सिस कैसे लिखेंगे, पूरा डिजाइन कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, सैंपल होगा, किस तरह हम स्टडी करेंगे और किस तरह हम सैंपल टेक्निक्स को यूज करेंगे। सो दिस इज हाउ हम जो है वो एक पूरी रिसर्च को लिखने का ओवरव्यू लेते हैं, और इसके बारे में आपको मैंने जनरल डिस्कशन बताई है। तो कल हम इससे आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टिल नाउ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। अटेंडेंस जो है वो ले लीजिएगा। फिर हम जो आज एब्सेंट है, खास तौर पे अगर कोई ग्रुप में नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा तो मुझे बता दें, उनको हम ग्रुप से निकाल लेते हैं। नए लोग बहुत सारे ऐड होना चाह रहे हैं, हम उनको ऐड कर लेते हैं। जी, हम ये प्रेजेंटेशन सारी आपको मिलेंगी, बट अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जिनके जिम्मे ये प्रेजेंटेशन लगाई जा रही है, जब लास्ट डे पे हमने स्टडी करनी है तो वो लोग प्रेजेंटेशन अपने तौर पे तैयार करें। वो जब हमें 10-10 मिनट में सारी चीजें प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास वो एक अच्छा डाटा कलेक्ट हो जाएगा। फिर हम जो है कंबाइन ये सारी प्रेजेंटेशन आपको सेंड कर देंगे, ताकि आपको जहाँ कोई मसला हो आप इन चीजों को देख लें। ठीक है, सो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इंशाल्लाह कल से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलें जी, अटेंडेंस ले लीजिएगा जिसके जिम्मे थी, बाकी इंशाल्लाह हम कल जो है उसको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।